Hello students, in this video I'm going to teach you poem of John Keats, and that is When I Have Fears That I May Cease to Be, or The Terror of Death. But before doing this poem, we have to understand few things regarding the century in which a poem is written, and that is Romantic Age. So first of all, we should understand what is Romanticism. It is totally a movement in which there is an emotional appeal, and secondly there is nostalgia, love and remembrance of past, and thirdly love for solitude. यहाँ पे जितने भी हमारे पास पोएट्स आते हैं इस सेंचुरी में, उनकी ये सबसे जो है वो फर्स्ट क्वालिटी होती है कि दे आर नोन एज escapist. So the crave for the love for solitude, or you can say escapism. And then our fourth best quality in which romanticism is known for, that is love for nature. And then next one is supernatural or dreamlike situation. It means it is totally based on imagination and it is very much away from reality. And then our last point is no moral teachings in romantic poetry. हमें मुआशरे के बारे में नहीं सिखाया जा रहा कि किस तरह से मुआशरे में जो है वो क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होनी चाहिए, इंसानों को क्या करना चाहिए. इसमें कोई मॉरल टीचिंग जो है इस तरह की पोइट्री में, रोमांटिक पोइट्री में हमें नज़र नहीं आती है. सेकेंडली हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम मस्ट पता होनी चाहिए बिफोर डिस्कसिंग एनी जॉन कीट्स पोएम, दैट ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज एस्केपिज्म. जिस तरह मैंने कहा अभी ऊपर कि रोमांटिक पोइट्री को पढ़ते हुए हमारे पास जो है वो एक बेस्ट क्वालिटी जिसके तौर पर रोमांटिक एज जानी जाती है, दैट इज़ एस्केपिज्म. तो हमें कीट्स के एस्केपिज्म की जब बात करते हैं तो यही है कि ही रिमेन्ड अनटच्ड बाय द आइडियाज़ ऑफ द रेवोल्यूशन. The revolution which I have written this word, it is basically a French revolution. तो हमारे पास जो political background है इस एज का, that is French revolution, जिसका स्लोगन था fraternity, brotherhood and equality. उसमें कीट्स को कोई भी इंटरेस्ट नहीं था. Whatever is happening in the society, in the surrounding, Keats was very unaware of all that. His totally focus was on beauty and love and nature. He was the lover of beauty, and you can say a thing of beauty is a joy forever. He has written this poem in one of his poems, and it is basically a slogan, and you can say a lifelong creed of कीट्स. इसी की बना पर जो है वो कीट्स को जो है वो जाना जाता है. तो उसका टोटल फोकस जो था वो नेचर के ऊपर था, ब्यूटी के ऊपर था. वो ग्रीक कल्चर को भी इस तरह से पढ़ता था, और उसकी पोइट्री में सारा कुछ हमें जो नज़र आता है वो इसी से रिलेवेंट है. कोई भी उसमें जो है वो हार्श रियलिटीज़, एगनीज ऑफ मैन, पेन, इसके बारे में जो है वो डिस्कशन नहीं हुई है. दैट्स व्हाई वी कैन कॉल कीट्स एन एस्केपिस्ट पोएट. Third quality is Keats' Hellenism. And it is very important for BA students, because whenever they go for interview, or whenever somebody asks you question regarding John Keats, they definitely ask you what is Keats' Hellenism. So listen it very carefully and note it on your notes. First of all, you must understand what does it mean. It means love for Greek culture and custom. कीट्स को जो था वो किसी ने होमर की जो थी वो पोएम्स, एपिक पोएम्स गिफ्ट किया था, उसकी ट्रांसलेशन. तो उसने होमर की जो थी वो इलियड और ओडेसी को जो था वो दो एपिक पोएम्स है उनको पढ़ा, तो उनको उनका कल्चर, उनका कस्टम्स बहुत ज़्यादा जो थे वो अच्छे लगे थे. दैट्स वाई ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम द राइटिंग ऑफ होमर, एंड ही हैज़ दिस रिफ्लेक्शन इन हिज पोइट्री. हम देखते हैं कि बहुत से जो इसकी राइटिंग है वो ग्रीक लेजेंड्स के ऊपर बेस करती है, ग्रीक स्टोरीज़ के ऊपर बेस करती है, ग्रीक एपिक पोएम्स से जो है इससे रेफरेंसेस लिए हुए हैं, मिथोलॉजीज़ को जाइए डिस्कस करता है. तो हमें बहुत सा रिफ्लेक्शन, बहुत सा शैडो में नज़र आता है कीट्स की पोएम में, जो कि इंग्लिश पोएट था, ग्रीक कल्चर का, ग्रीक राइटिंग का. सो ग्रीक्स वर लवर ऑफ ब्यूटी एंड सो इज़ कीट्स. जो ग्रीक्स थे वो भी लवर ऑफ ब्यूटी थे, तो इसी तरह से कीट्स भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड था उनसे. तो कीट्स को भी जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि क्या है, वो लवर ऑफ ब्यूटी है, तो वो इसीलिए है क्योंकि वो ग्रीक्स को फॉलो करता है, उनकी राइटिंग्स को, उनके कल्चर को, उनके कस्टम को. दैट्स वाई ही इज़ ऑल्सो नोन फॉर द लव ऑफ ब्यूटी, एंड ही इज़ कॉल्ड एज लवर ऑफ ब्यूटी. So these three things were very important before understanding John Keats' poem that we are just going to discuss. Okay, students, let's start this poem. First of all, you should know that this is a tragic poem, and it is written in 1818, and it is a sonnet that is based on Shakespearean sonnet. You should know what is sonnet. Sonnet is a 14-line poem in which there are 3 quatrains at the very beginning and 1 couplet at the very end.
क्वाट्रेंस हम 4 लाइन को कहते हैं और कपलेट हम 2 लाइन को कहते हैं। तो इनको मिलाएं तो हमारे पास एक जो है वो 14 लाइन पोइम बन जाती है, दैट इज कॉल्ड सोनेट। तो अगर हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं तो लेट्स स्टार्ट इट्स रीडिंग। व्हेन आई हैव फियर्स दैट आई मे सीज टू बी, नाउ हियर पोएट इज शोइंग हिज फियर्स। वो अपना एक एंजाइटी, अपना एक डिप्रेशन, अपना एक फियर जो है वो शो कर रहा है। डेट आई मे सीज टू बी बिफोर माई पेन हैज़ क्लीन्ड माई टीमिंग ब्रेन। कि हो सकता है कि मेरी डेथ हो जाए इससे पहले कि मैं कुछ लिख सकूं। माई पेन हैज़ क्लीन्ड माई टीमिंग ब्रेन, कि मेरा जो पेन है वो जो मेरे माइंड में इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन ऑफ थॉट्स हो रही हैं। टीमिंग ब्रेन मतलब द ब्रेन दैट इज़ फुल ऑफ पोइटिक थॉट्स। तो इस पोएम में वो अपने फियर को शो करता है कि मैं बहुत ज़्यादा जो है वो पोइट्री के अंदर फेम एंड प्राउड एंड नेम हासिल करना चाहता हूँ, बट आई एम fearful that I may die before writing this poetic books and poetic aspirations। इनको लिखने से पहले हो सकता है कि मेरी डेथ हो जाए। Before high piled books in character hold like rich garners the full ripened grain। अब वो कहता है कि जो बुक वन आफ्टर अनदर जो बुक मैं लिखना चाहता हूँ, हो सकता है इससे पहले मेरी डेथ हो जाए। इन कैरेक्टरी, अब सिम्बॉलिकली वो जो है वो मिसाल देता है। होल्ड लाइक रिच गार्नर्स द फुल राइपन ग्रेन, वो मिसाल इसी की तरह देता है और वो फील करता है दैट ही कैन बी एज prolific a poet as a farmer who reaps a rich harvest and gathers his grain into granaries। तो उसकी फीलिंग्स जो है वो बिल्कुल ऐसी है कि वो इतना प्रोलिफिक पोएट बन सकता है जैसे कि कोई फार्मर है और उसका एक सीज़न है जिसमें वो बहुत ज़्यादा जो है वो ग्रेन को इकट्ठा करता है, एक स्टोर हाउस में उसको प्रिजर्व कर लेता है। तो बिल्कुल ऐसे जैसे उसका माइंड जो है वो बिल्कुल फर्टाइल है, इट इज़ फुल ऑफ थॉट्स। उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो उसको वर्सेस जो है वो आ रही हैं, वो उनको सबको लिखना चाहता है, बट ही इज़ fearful दैट ही मे डाई, हो सकता है कि उसकी डेथ हो जाए। सो इन द फर्स्ट क्वार्ट्रेन हमारे पास जो आइडिया था, जो मेन आइडिया पोइट डिस्कस करता है, वो पोइट का पोइटिक गिफ्ट्स के बारे में जो है वो डिस्कशन होती है कि किस तरह से ही वांट्स टू राइट नंबर ऑफ बुक वन आफ्टर द अदर। His imagination is so alive that his brain is always crowded with 1,000 fancies and poetic thoughts। कि उसका जो ब्रेन है वो फुल ऑफ फैंसीज एंड पोइटिक थॉट्स है, वो बहुत अलाइव है, वो बहुत काम करना चाहता है, बट ही हैज़ अ फियर दैट ही मे डाई। अब जब इस फियर की बात हो रही है तो हमें बैकग्राउंड में एक ये भी बात पता चलती है कि जो कीट्स का ब्रदर था वो भी ही वॉज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस एंड ही डाइड। तो ये इनके एक जेनेटिकली भी एक डिजीज़ आ रही है एंड ही इज़ ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम द सेम डिजीज़ जॉन कीट्स ट्यूबरकुलोसिस। और फिर हमें बाद में पता भी चलता है जब हम इसका जो है वो मेन हिस्ट्री पढ़ते हैं इस पोएम की, कि इस पोएम के लिखने के थोड़े अरसे बाद जो था वो कीट्स की डेथ हो गई एट द एज ऑफ 25, एट द वेरी यंग एज ऑफ 25। So let's read its second quatrain. When I behold upon the night's stared face, कहता जब मैं रात को जो है उसके चेहरों को देखूंगा, मतलब स्काई को देखूंगा, तो उसमें क्या होगा, स्काई में there will be a lot of stars and moon, huge cloudy symbols of a high romance। means he is alluding towards the natural objects, कि वो उसको कितना फैसिनेट करते हैं, वो कितना प्यारा एक सीन है, कितना प्यारा पैनोरामा है जिसको वो इंजॉय करना चाहता है, रैलिश करना चाहता है। एंड थिंक, और फिर वो फील कर रहा है दैट आई मे नेवर लिव टू ट्रेस, कि मैं इनको जो है जिंदा ही नहीं रह पाऊंगा कि मैं इनको डिस्कवर कर सकूं, फाइंड आउट कर सकूं, इनको लोकेट कर सकूं, इनको देख सकूं, अपने आप को अम्यूज कर सकूं। देयर शैडोज, उनके साओं को, विद द मैजिक हैंड ऑफ चांस, कि जो मेरा मैजिकल हैंड है, जो मेरे अंदर इतनी एबिलिटीज़ है, जो इतनी सुपर नेचुरल एबिलिटीज़ है मेरे अंदर सोचने सलाहियतें की, तो वो जो चीज़ है वो सारी हो सकता है कि एक ही ट्रांस में जो है वो ख़त्म हो जाए। बिकॉज आई मे नेवर लिव, हो सकता है कि मैं ज़िंदा ही ना रहूँ, हो सकता है कि मैं डर जाऊँ। तो इसमें जो है वो पोइट जो वो बात जो उसने की है बेसिकली जो है वो अपने सेकंड थॉट में उसने क्वालिटी ऑफ पोइट्स इमेजिनेशन की बात की है,
जिसने कहा है कि उसकी जो जीनियस है वो बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियस है। वो क्लाउड्स को देखता है, स्टार्स को देखता है, और उसके जो हार्ट में फीलिंग्स आती हैं वो हाई रोमांस की फीलिंग्स आ जाती हैं। एंड ही नोज डैट ही हैज़ मैजिकल गिफ्ट्स ऑफ एक्सप्रेशन। उसे पता है कि किस तरह से वो इन चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकता है, किस तरह से वो इन चीज़ों को अपनी राइटिंग के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकता है। ही हैज़ दिस एबिलिटी। When I feel, fair creature of an hour, that I shall never look upon thee more, never have relish in the fairy power of unreflecting love. Now he is alluding towards his beloved. फैनी ब्राउन के बारे में जब allude करा फेरी क्रिएचर ऑफ एन आवर, कि मैं मर जाऊंगा तो आई विल नेवर relish my loves towards you, that I shall never look upon thee. दी का मतलब होता है you, तुम्हारी तरफ जो है वो मैं देख नहीं सकूंगा. never have relish in the fairy power of unreflecting love. इस लव को जो हमारे दोनों लवर और बिलावट के दरमियान है, उस सुपर ह्यूमन एबिलिटी को मैं इंजॉय नहीं कर सकता, relish नहीं कर सकता. Then on the shore of the wide world I stand alone. Now he is again very much nostalgic, he is very much sad, and he is alluding towards the vast world where he is alone, where he is suffering from disease, where he is fearing from the death that is very near to him. And think till love and fame to nothingness do sink. और इसमें वो ये बात करता है कि जो लव है और फेम है, जिसको वो चाह रहा है कि मैं अपनी पोइट्रिक क्रिएशंस के थ्रू लव और फेम जो उसको हासिल कर सकूँ, उसको अचीव कर सकूँ. डू नथिंगनेस डू सिंक. उसका उससे कोई जो है वो रिलेशन नहीं है. जब आपकी डेथ आ जाती है तो फिर लव एंड फेम मैटर नहीं करते हैं. नथिंगनेस डू सिंक, फिर सारा कुछ ख़त्म हो जाता है. एंड दिस लाइन अगेन इल्यूडिंग टूवर्ड्स P.B. Shelley poem Ozymandias, in which poet writes that I am the king of kings, and again he writes that death is a great leveler. तो यहाँ पे पता चलता है कि टेम्पोरेरीनेस ऑफ लाइफ के बारे में पता लगता है. जो राइटर, जो पोएट यहाँ पे फियरफुल है डेथ के बारे में, उसके टेरर के बारे में जो है वो बहुत ज़्यादा उसको जो है वो अंदेशा हो रहा है, तो वो ये मैसेज देता है कि टेम्पोरेरीनेस ऑफ लाइफ एंड डेथ इज़ इनएविटेबल. नो मैटर यू क्रेज फॉर लव एंड फेम, लेकिन जब डेथ आ जाती है तो डेथ इज़ ग्रेट लेवलर, एंड यू जस्ट सी द डेथ एंड नथिंग एल्स. Hope so. This poem is very useful for you, especially for BA students and third year students, in which this poem is included in their syllabus. So if there is any question, any query, you can ask in comment section. I will definitely answer there. Thank you.